ठीक है, अब देखो थोड़ी सी जो बचा था 4 लेसन का, उसका चर्चा करेंगे और फिर आगे चलेंगे। यहां देखो, बात नहीं करोगे, सिर्फ यहां देखोगे, ठीक है। एक सवाल है 8 नंबर, कौन सा नंबर? 8 नंबर में बोलता है कि देखो हम सवाल को समझाए दे रहे हैं और लिखने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, टाइम भी चला जाएगा। F बराबर दिया है, कितने बराबर? F 9/5 C धन 32 और यहाँ ऐसे कोष्टक दिया है। और ये फॉरेन हाइट है, क्या है? देखो टेम्परेचर जो होता है ताप का मापने वाला होता है, फॉरेन हाइट में भी मापते हैं और डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है वो फॉरेन हाइट में भी मापा जाता है और डिग्री सेल्सियस में भी। हमारा मोबाइल कहाँ है? देखो दो, हम एक बार दिखाए थे ना तुम लोगों को, याद है? नहीं दिखाए थे। जैसे टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर कहाँ है हमारा? टेम्परेचर वेदर, ये देखो अभी ये किस में दिखा रहा है? अभी डिग्री सेल्सियस में दिखा रहा है। नहीं दिखा रहा है, देखो अभी किस में? डिग्री सेल्सियस। तो ये तापमान बता रहा है, क्या बता रहा है? कि अभी कितना है, तो अभी 23 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको फॉरेन हाइट में भी अगर हम चाहे तो देख सकते, समझ रहे हो? देखो फॉरेन हाइट में जब हम चेंज कर देंगे इसको, किस में चेंज करिए? डिग्री सेल्सियस यानी C यानी सेल्सियस और F यानी फॉरेन हाइट। तो डिग्री फॉरेन हाइट में जब कर देते तो अभी 23 वाला कितना बन गया? तो 2 प्रकार से मापते हैं। कितने प्रकार से? एक डिग्री सेल्सियस और एक फॉरेन हाइट। तो अभी किस में दिया है मान? फॉरेन हाइट। तो हाल और दिया है, इसको मान लेते हैं समीकरण। समझे? नहीं समझे? अब बोलता है इतना समीकरण सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया है। यदि ताप, यदि क्या? ताप C बराबर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो फॉरेन हाइट कितना होगा, है ना? यदि टेम्परेचर कितना हो जाए? 30 डिग्री सेल्सियस, तो फॉरेन हाइट कितना होगा? कुछ नहीं करना है, इसी C का मान यहां ले जाके चिपका देना है, रख देना है, आ जाएगा आंसर। कर दे। C का मान रखने किसमें भाई? समीकरण, यानी समीकरण 1 में C का मान रखने पर, ठीक है। कर देते हैं। F की जगह बराबर तो 9/5, हाँ बोलो। C की जगह भाई सही है ना? धन तो 32, तो अब ये देखो 5 छक्का 30 कट जाएगा। नहीं पड़े हो पहाड़? 5 छक्का और 9 बचा गुणे 6 बचा और ये तो 9 छक्का 54, 6 नारे 54 और 32, तो दोनों को जोड़ दो, जो भी आएगा आंसर वो भी किस में आएगा? फॉरेन हाइट में। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये रहेगा तुम्हारा आंसर, बन जाएगा। नहीं समझ में आया? इतना छोटा सा सवाल है, हमको समझना पड़ेगा कि डिग्री क्या होती है। डिग्री सेल्सियस अलग होता है, फॉरेन हाइट अलग होता है। अभी हमने दिखाया ना, डिग्री सेल्सियस अलग है, फॉरेन हाइट अलग है। तो अभी हमने डिग्री सेल्सियस से किस में कन्वर्ट कर लिया रे? यानी 4 2 और 5 3, यानी 86 डिग्री फॉरेन हाइट मिलेगा। यानी 23 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 86 डिग्री फॉरेन हाइट, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या है? 86। हाँ, अगर मैं बोलूं अभी अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है यहाँ का, तो उसका फॉरेन हाइट में अगर हम लोग मापेंगे तो वो कितना मिलेगा हमको? 86 डिग्री फॉरेन हाइट। बोलो आया? आया कि नहीं आया? लगाओ। अब यहाँ देखो, बात नहीं करोगे, है? देखो अब 9वां भी ऐसे लगाओगे, 9 नंबर 10 नंबर भी लगाओगे, 11 नंबर को थोड़ी सी बता देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं बोलता है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। क्या? कुछ एक नोटबुक है और उसकी एक ठो कलम है और उसकी कीमत कितनी दे दिया है? 2 गुनी दे दिया। यहां देखना समझना, बात नहीं करोगे फिर गुस्सा आएगा हमको। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है ना?
ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना क्या, कौन सा नंबर है, 10वां नंबर, ठीक है। मान लेते हैं कि माना एक नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत की मत x रुपए है, कितने रुपए, x रुपए, तथा एक कलम की कीमत, कलम की कीमत कितने रुपए मान लेता हूँ, y रुपए, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ देखो क्या बोलता है, प्रश्नानुसार, क्या, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है प्रश्न, बोलता है एक नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है, यानी नोटबुक की कीमत तो x है, कलम की कीमत तो इसकी 2 गुनी है। यही हमारा अभीष्ट समीकरण है। बोलो यही है, ये इतना ही करना है इसमें, ठीक है। नहीं समझ गए, देखो हमारी बोलता है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से, अगर कलम 5 रुपए का है तो नोटबुक कितने रुपए का, 10 रुपए। अगर कलम 10 रुपए का है तो नोटबुक, अगर नोटबुक 40 रुपए का है तो कलम 20, 10 का, 20 का आधा, है ना। नहीं समझ गए, नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से की 2 गुनी है, तो कलम की कीमत y है ना। तो अगर मान लो मैं कलम को 5 रुपए मानता हूँ, कलम को कितना मानता हूँ, तो मेरे को 2 गुणे 5, यानी कि मेरे को नोटबुक 10 रुपए में मिलेगा। हाँ बोलो, नहीं समझे, हम अगर कलम की कीमत कितना मान लें तो हमको नोटबुक कितने का मिलेगा, 10 का। अगर कलम की कीमत कितना मान ले, 25 रुपए, तो नोटबुक कितना मिलेगा, 50 का, है ना। बोलो ना, बोलो ना यार, 25 दूना 50 रुपए मिलेगा, नहीं मिलेगा, समझ गए। तो ये बात ध्यान रख ले, बस इतना ही इसमें करना है, एक इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है। और ये कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण। कैसा, अब इसको चाहो तो थोड़ी सी ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ देखो x तो ये 2y इस साइड आएगा, तो अब यहाँ क्या बचेगा, यही हमारा अभीष्ट समीकरण है। हाँ बोलो, नहीं समझे, बन जाएगा, लगाओ, नहीं रहेगी छुट्टी पुट्टी। यहाँ देखो बात खत्म। यहाँ देखो 11 नंबर थोड़ी सी चर्चा करके फिर 6 अध्याय में चलेंगे, 5 अध्याय तो आना ही नहीं है। यहाँ देखना है, बोलता है हल क्या, और दिया क्या दिया है, थोड़ी देख ले। बोलता है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण इतने के रूप में व्यक्त कीजिए और बताइए कि a, b और c का मान कितना होने वाला है। अब देखो हमारे पास एक तो समीकरण दे दिया है, पहला नंबर दिया है 11वां का पहला नंबर दिया है 2x धन 3y बराबर 9.35, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास भी एक तो समीकरण होता है। देखो तुम या हम लोगों को इसमें काम क्या करना पड़ेगा, जो दिया रहेगा उसके बराबर में 0 रख देना है, उसके बराबर में एनी हाउ हमको 0 ले आना है। अब यहां ध्यान से देख लो, या पन्ना न पलटानी बुक के, यहां ध्यान से देखना और समझना है। अभी थोड़ी इसको समीकरण नहीं मानते, हम क्या करते हैं 2x धन 3, ये इस साइड लिया आओ, ये इस साइड आएगा तो -9.35। हाँ बोलो, यहाँ बराबर क्या बचेगा। अब इसको मान लो, माना समीकरण क्या है ये, हाँ बोलो, नहीं समझे। अब यहाँ ध्यान से देख लो, जो इस साइड है हमको इसको इस साइड ले आना है, और जब ये प्लस में है तो माइनस में ही आएगा, ठीक है, नहीं समझे। इनटू में है तो भाग में ही जाता है, ठीक है। इनटू में है तो कहीं खाना खाने थोड़ी भाग जाएगा जो जिसमें है वो उसमें आएगा, तो प्लस में है तो हमारे पास एक मेन समीकरण होता है, उससे तुलना करा देंगे, है समीकरण 1 की तुलना, समीकरण ax धन by, थोड़ी अच्छे से लिखते हैं जिससे समझ में आए, है ना। समीकरण 1 की तुलना ax धन by धन c बराबर 0 से करने पर, हाँ बोलो, नहीं समझे।
अब कुछ नहीं करना है, अब एक ही सवाल में सबसे पूरा मतलब पूरे टाइप का समझा देंगे, तो जितने सवाल बचेंगे अपने से करोगे। थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी तभी बनेगा, नहीं तो फिर बिना मेहनत के बनने वाला। देखो x की जगह x है, तो a की जगह कितना दिखाई दिया, तो a बराबर क्या आ जाएगा, y की जगह y है, हाँ बोलो, तो b की जगह वेरी गुड। अब बराबर की जगह जीरो की जगह, अब c की जगह हाँ c की जगह -9.35, तो c बराबर लिख देना माइनस में 9.3, और ये तुम्हारा बोलो हाँ, नहीं समझे, एक तो थोड़ी सी और। अब हाँ ये आंसर है क्या, नाचू गाऊं क्या, यहाँ देखो देखो एक तो और जो जिसमें यहाँ देखो ना, बात नहीं करोगे। x = दिया है 3y, क्या x = इसमें दिखाई देता है रे, हाँ पूरा x = कितना, हाँ बोलो। अब देखो x = अब इसको हम लगा के नहीं बताएंगे, सिर्फ थोड़ी सी समझाए दे रहे, जैसा भी सवाल मिले अपना दिमाग यूज करो, यूज योर माइंड, आंसर आ जाएगा। करे थोड़ी, देखो x तो इस साइड ले आओ, 3 बराबर है ना, ठीक है। अब इससे कंपेयर कराना है, तो इसके नीचे लिखो ax धन by धन c बराबर, अब कंपेयर कराना है। अब x की जगह तो a की जगह कुछ नहीं, तो एक कुछ नहीं है, तो क्योंकि x के बगल में कुछ नहीं होता तो उसके बगल में एक होता है, तो x की जगह x की जगह, अरे देखो ना यार, x की जगह तो a की जगह, अब y की जगह तो b की जगह, नहीं नहीं नहीं, माइनस भी ध्यान से देखो, अभी बताया ना माइनस वाला खेल खेलना है, खेला हो जाएगा। y की जगह, अरे y की जगह b की जगह, अब यहाँ c वाला है या नहीं है, बोलो हाँ, c वाला दिखाई देता है। अब जब c वाला नहीं दिखाई देता है तो यू नीड टू टेक द वैल्यू c = 0, बोलो c की वैल्यू कितनी आएगी, जो नहीं है उसका 0 आ जाएगा, और है तो जो है वही, एक थोड़ी ना, जो है वही, ठीक है। ये समझ गए कि नहीं समझ गए, देखो थोड़ी एक तो ऐसे मान लो ये दे दिया 3x + 2 = 0। अब यहाँ पे मेन समीकरण होता है ax धन by धन c बराबर, बोलो हाँ। अब यहाँ x की जगह देखो ना, तो a की जगह वेरी गुड, y की जगह, कहीं y है ऊपर, तो b बराबर कितना आएगा, 0, 2 नहीं। अरे मिथुन, सवाल को नहीं समझोगे, तुमको समझ में आता है कि y वाला है, अबे गधे y वाला होता तो कम से कम y भी तो देता, देखो y है बगल में, है कि नहीं है, तो y है बगल में तब ना b का मान आया, जब y ही नहीं है तो b का मान नहीं निकलेगा, x नहीं है तो b का मान नहीं निकलेगा। तुमको या हम लोगों को देखना पड़ेगा कौन है और कौन, यहाँ देखो, यहाँ देखो सब, एक x की जगह x है, तो x है तो a का मान मिला ना, y है यहीं पे, तो b का मान कितना होगा, y नहीं होगा समीकरण में, तो यू नीड टू टेक b = 0, ठीक है। c है यहाँ पे, है, ये देखो कुछ नहीं है ना इसमें, ना a है ना b है, तो वो क्या कहलाएगा, c। ना a है ना b है तो क्या कहलाएगा, ना a है ना b हो क्या कहलाएगा, ना a है ना b है क्या कहलाएगा, कहलाएगा नहीं कहलाएगा, तो c बराबर हो जाएगा 2। c बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो चलो इसको भी थोड़ी थोड़ी लगा लो, फिर हम आगे चलेंगे। देखो यहाँ अब थोड़ी चर्चा करते हैं अध्याय 6 की ना, ठीक है। उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पेपर में लगभग आएंगे या आ जाए, अध्याय 6, ठीक है। इसमें ही इंपॉर्टेंट है तो कुछ करने की ज्यादा जरूरत है। थोड़ी ऑब्जेक्टिव से चलते हैं, विकल्प से, और फिर उसके आंसर बताते हुए हम 5वें नंबर 6वें नंबर तक आएंगे, ठीक है। बोलो देखो, बोलता है यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो जाए, ये एक रेखा एक बिंदु अधिक भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है।
बोलो। तो एक बिंदु, एक ही रेखा पे बहुत सारे बिंदु है, रेखा तो एक है, बोलो ना यार। मान लो ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, ये तीनों जो बिंदु है वो एक रेखा पे नहीं है, लेकिन इसमें 3 बिंदु एक रेखा पर है। समझ लो, समझ लो, ध्यान से देख लो, तीनों, चारों, पांचों सब बिंदु एक ही रेखा पर है या नहीं है। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हम उसको बोलेंगे संरेख। क्या बोलेंगे? संरेख। ठीक है, इसको समरेख भी बोल देते हैं, समझ गए। लेकिन अगर एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु, यानी किसी का घर यहाँ, किसी का घर यहाँ, किसी का घर, तो वो घर अगर मैं बिंदु के रूप में मानूं तो वो असंरेख होगा। क्या हो जाएगा? समझे कि नहीं समझे? संरेख वो हो जाएगा, संरेख वो हो जाएगा जो एक ही रेखा में आएगा। ठीक है, समझ गए। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले वाले का हो जाएगा संरेख। टिक करते जाना तुम लोग, पहले बता दिए लेकिन थोड़ी बात नहीं करोगे। यहां देखो पहले तो टिक लगा उसमें, ले आओ। ये अभी हमें एक न्यून कोण का मान कितना होगा? 0 और 90 के बीच में। 90 नहीं होना, 0 और 90 के बीच में हो, ना तो 0 हो। ठीक है, 0 से बड़ा, 90 से छोटा। 0 से बड़ा, 90 से छोटा। ठीक है, ध्यान रखोगे, न्यून कोण होता है। ठीक है, और वे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, कौन सा कोण कहलाएगा? संपूरक कोण। कौन सा? संपूरक। हाँ बोलो। संपूरक कोण कहलाएगा, है ना। तो संपूरक कोण क्या होता है? अगर दो कोणों को जोड़ दे तो उनका योग कितना मिल जाना चाहिए? 100। मान लो हम बोलते हैं 70 अंश हमारे पास है, कितने अंश है? तो इसका संपूरक कोण कितना हो जाए? 10। बात नहीं, थोड़ी सोच समझ कर बोला करो। 70 अंश है, कितने अंश? तो इसका संपूरक कितना हो जाएगा? 110 क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमको इसमें कितना जोड़ने के लिए 180 करना पड़ेगा, है ना। 180 जोड़ने के लिए कितना, क्या बोलते हैं, 180 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 110 जोड़ना पड़ेगा, और 110 जोड़ेंगे तो हमको कितना हो जाएगा? 100। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 150 अंश का संपूरक कितना होगा तो कितना हो जाएगा? 30। 30 क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 180 मिल जाएगा। लुक एट हियर, है ना, समझ गए। लेकिन पूरक अलग होता है, याद है? पूरक 2 को जोड़ दे तो कितना आ जाए? तो अगर 60 अंश का पूरक पूछूं तो, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 90 अंश आना चाहिए। 90 आ रहा है तो पूरक है, 90 नहीं आ रहा है तो पूरक नहीं है। समझ गए? 90 आ रहा है तो पूरक है, अदरवाइज पूरक नहीं है। ठीक है, तो ये भी समझ लेना ध्यान से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बोलता किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 अंश है। समकोण त्रिभुज है, क्या है? हाँ बोलो। ए बी और एक कोण में मान लेता हूं कितने अंश है? तो एक कोण कितना हो जाएगा? तो दूसरा वाला कोण कितना होगा ये बोल रहा है। तो एक कोण 90 हो जाएगा। ये कितना होगा? देखो, समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 100। तो ये 9 और 5 140 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? कितना जोड़ू? 180 हो जाए 40। तो यानी 90 और 40। समझ गए? यानी 90 और 40 वाला आंसर सही है। बोलो। यह भी ध्यान में रख लेना, बन जाएगा। अब इसके रिक्त स्थान खाली ये जो सब है तुम अपने से करोगे। ठीक है, हम चलते हैं डायरेक्ट सवाल पर। ऑब्जेक्टिव भी बढ़िया अगर करके आओगे तो स्कोर अच्छा करोगे, बढ़िया बनेगा, है। ठीक है। अब ज्यादा चर्चा नहीं करें, हम आगे चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 नोटेड डाउन, लिख लियो क्वेश्चन। हम लिखे लेते हैं हल, और दिया है। ज्यादा बड़ा नहीं है ना तो कठिन है। हमको इसकी जो मेन बात है अगर वो समझ गए तो फिर हमसे सवाल बन जाएंगे, और सरल भी है। देखो, पी क्यू आर की भुजाओं, पी क्यू आर एक तो मान लो ट्राइंगल है, क्यू पी और पी क्यू क्रमशः बिंदु एस तथा टी। अब ये इसमें तो बात अलग अलग कर रहे हैं हम, डायरेक्ट इसमें बना दिए, ऐसा चित्र दिया तुम लोगों का, है ना।
पी क्यू आर में भूजा बोल रहा है कि पी क्यू को जो है पी क्यू को कहां तक आगे बढ़ा दिया है, एस तक बढ़ा दिया है, और आर क्यू को कहां तक बढ़ा दिया है, टी तक बढ़ा दिया, और इसमें कोण दे दिया एस पी आर, एस पी आर कहां भुला गया, एस पी आर यहाँ होगा 135 अंश है ना, और पी क्यू टी दे दिया, पी क्यू टी कितने अंश भाई 110। तो बोलता है पी आर क्यू ज्ञात कर दीजिए हल, और दिया है क्या है, एक कोण दिया है, देखो एस पी बराबर 135 अंश। हाँ बोलो, तथा कोण कौन सा भाई, पी क्यू बराबर कितना 100, कोण और लिखना नहीं सिखाएंगे है ना, ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, किस कोण पी आर बराबर क्या होगा, है ना, ये अलग है, इनका साम्राज्य पूरा अलग है। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना, हमको पी आर क्यू चाहिए, यानी पी चाहिए, आर चाहिए, क्यू, यानी ये वाला एंगल हमको निकालना है। हाँ बोलो, ठीक है। देखो हमको पता है कि अगर एक लाइन खींची है, कितनी लाइन, तो उसमें बना कोण कितने अंश होता है रे, हाँ बोलो, तो यहाँ पे ये एक लाइन है, तो यहाँ पूरा कोण तो 180 होना चाहिए, तो ये 135 हो गया है, तो ये कितना होगा, दिमाग लगाओ, 180 में से 135 को क्या कर देंगे, हाँ बोलो, नहीं समझे, देखो एक लाइन वाला जो कोण होता है वो कितना होता है 180, तो 100, अब ये 135 हो, जैसे 180 रुपए है हमारे पास, कितने रुपए हैं 180 रुपए, हमने 135 रुपए खर्च कर दिए, तो जो बचे हमारा कितना बचेगा उसमें 45, जोड़ के देख ले, यानी 135 180 में से हम कितना खर्चा कर चुके हैं, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, और ये 0, यानी 45 बचेगा, कितना, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, हाँ बोलो, अब ये देखो ये भी एक लाइन है, हाँ बोलो, ये भी एक लाइन है, तो ये अब एक लाइन में तो ये 110 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 70 अंश, कितने अंश, तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो ये 70 और 135, तो ये 180, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा आंसर। समझ रहे हो, देखो ध्यान से, इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, हम देखो अब ये समझ में आया कि नहीं आया, एक लाइन है तो उसमें कितना बनेगा 180, तो अब भाई 180 135 तो हमारा बन ही गया है ना, तो बचेगा कितना, अब इसमें 110 तो बन ही गया है ना, बचेगा कितना, अब हम ये त्रिभुज नहीं बना रहा है, ये त्रिभुज नहीं है ना, त्रिभुज है ना, तो एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो दूठो कोण तो हमको मिल गया है ना, अरे बोलो ना यार, दो कोण मिला है कि नहीं मिला है, जब 2 कोण मिल गया तो तीसरा वाला दोनों को जोड़ के 180 में से घटाएंगे तो नहीं मिल जाएगा, करे देते, ध्यान से देखना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, नहीं आया मिथुन तुम्हारे, बोलते नहीं यार, आया ना, यहाँ देखो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हल और दिया है, अब हम ज्ञात करे देते, ध्यान से देखना, अब ना यहाँ देखना कोण कौन सा होगा, एक रेखा में बना, बात नहीं करोगे, कोण 180 अंश का, ठीक है, यहाँ डाल सकते हो रैखिक युग्म कोण, क्या डाल सकते हो, रैखिक युग्म कोण 180 अंश का होता, तो अब यहाँ ऐसे कर लो, यहाँ ध्यान से देखना है ना, यानी कोण कौन सा निकाल रहे हैं हम, ये वाले कोण का कोई नाम बताए, 1 मिनट, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ये वाले कोण का नाम, ये वाले यहां से लेकर यहां तक का कोण का नाम बताओ, हाँ बताओ, QPR, वेरी गुड, कौन सा QPR में को करने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 135 को यानी 180 में से 135 घट गया तो हमको QPR कितना मिल गया 45, हाँ बोलो, QP ये हमको मिल गया, ठीक है। अब तथा करके क्या, तथा इसी प्रकार या इसी प्रकार इसमें भी लगा देंगे, हाँ बोलो, ये वाले में लगा, ध्यान, ये वाले कोण का नाम बताओ रे, ये वाले कोण का नाम PQR, बता दो जिसको लेना उसको बीच में,
पी क्यू कितना करेंगे ए पहले बराबर 70 यानी कोण पी क्यू आर, ये आ गया 70 अंश, है ना। तो हमको ये भी मिल गया, हमको ये भी मिल गया, अब हमको ये चाहिए, है ना। तो अब हम जानते, तुम अपने से लिखोगे ना, हम जानते क्या जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कर दे, यही लगा देते, ध्यान से देख लेना ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 100। तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, कोण, ये वाला कोण पी क्यू प्लस कोण क्यू पी प्लस कोण कौन सा पी आर बराबर 180। चलो इसको भी थोड़ी करा लेते, इसका मान 70 अंश, हाँ बोलो। इसका मान 45 अंश, हाँ बोलो। इसका मान तो नहीं है, इसका मान ही तो चाहिए था 180 अंश। इन दोनों को जोड़ लगाओ, धन कोण पी आर क्यू बराबर 180। तो ये यहीं पे रुकेगा, ठीक है। तो ये तो उससे जाएगा -115। चलो घटाओ 115, 65 पी आर क्यू, और यही है हमारा उत्तर, बन जाएगा। तो घटा लो तो बन जाएगा, है ना। ठीक है। अध्याय 6 प्रश्न बैंक का 10वां नंबर, ठीक है। अब 10वां नंबर देखना, बात नहीं करोगे ना। यहां देखो, यदि एक्स वाई जेड 64 अंश है, कितने हैं 64, और एक्स वाई को बिंदु पी तक आगे बढ़ाया गया है। मान लो ये एक्स है और वाई है, तो यहाँ एक्स है और यहाँ तो इसको कहां तक आगे बढ़ाया गया है, पी तक। चलो बढ़ा दिए। यदि किरण वाई क्यू जेड वाई, अब एक ठो कोण भी बना लेते हैं ना, एक्स वाई जेड, क्या तो ये हो गया एक्स वाई, और यहां बना लेते हैं ऐसे करके, 64 है तो ऐसे ज्यादा ना होगा, ये 64 मान लो है एक्स वाई और यहाँ है जेड, ठीक है। बोलो को अब बोलता है यदि किरण वाई क्यू वाई जेड वाई पी, तो जेड वाई को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित यानी ऐसे खींचे तो वाई क्यू, ठीक है। तो आकृति में प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है एक्स वाई जेड का, एक्स वाई क्यू का, एक्स वाई क्यू का प्रतिवर्ती कोण, एक्स वाई क्यू ज्ञात करो और प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करो। प्रतिवर्ती इतने का, चलो जो है देख लेते हैं हल, और कुछ नहीं करना है, ध्यान से बस देखना है, ठीक है। थोड़ी जगह अच्छे से बना के लगाते हैं जिससे पूरा हो जाए। 10वां है ना, हल और दिया है। क्या बात चल रही है, यहां देखो तो कोण कौन सा है, एक्स वाई और जेड, कितने अंश है 64 अंश, है ना। यहाँ क्या, देखो वाई क्यू समद्विभाजक है। वाई क्यू क्या है, समद्विभाजक का मतलब ये है कि उसको 2 बराबर भागों में बांट देना। समद्विभाजक का मतलब क्या है कि 2 बराबर भागों में, तो y देखो अगर इस कोण को समद्विभाजित करता है वाई क्यू, यानी यहाँ पे भी वही कोण बनेगा जो यहाँ पे बनेगा, हाँ बोलो। अगर यहाँ 40 अंश का बना तो यहाँ पे भी, तो जितना यहाँ बनेगा उतना यहाँ बनेगा। तो वाई क्यू वाई किसका समद्विभाजक है, जेड वाई पी, यानी कोण जेड वाई पी का समद्विभाजक क्या है, समद्विभाजक है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें कुछ करना नहीं है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है बता देते हैं। बोलता है कि कोण ज्ञात कर दो एक्स वाई और क्यू इक्वल टू कितना, ठीक है। और एक ठो और करना है, दूसरा क्या बोलता है कि प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करो।
क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती, क्यू वाई पी का हाँ प्रतिवर्ती ही बोलता है। ठीक है, तो ये दूसरा है और ये पहला है, तो दोनों करे देते हैं, ध्यान से देखोगे। ठीक है, बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? बराबर आता है। एक्स वाई क्यू, ठीक है, एक्स वाई क्यू, अरे बोलो ना यार, एक्स वाई क्यू पगलवा देते तो। एक्स वाई क्यू ज्ञात करते भाई, इतना कितना होना है, तो जब ये वाला मिलेगा तब ना जोड़ोगे। अभी हमारे पास तो ये वाला यहां से डन 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 यहां तक ना है, अंश में ना है। अबे तो जब एक्स वाई क्यू चाहिए तो मतलब तुमको ये भी चाहिए, ये भी होना चाहिए। जब ये ही नहीं है तो पूरा कैसे ज्ञात करते हो? तो सबसे पहला काम है कि पूरा ज्ञात कर लेते। अगर हमको इतना पूरा मिल गया तो आधा कर दूंगा तो हमको मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, बताओ बताओ, एक रेखा में 180 अंश, फिर से सही बात नहीं समझे? एक रेखा में 180, अगर मेरे पास 180 रुपए है और मैं उसमें से 64 रुपए का फुल्की खा डाला हूं, पानी पूरी खाते ना, तो हमारे पास कितने रुपए बचेंगे बताओ? फिर देंगे, दाएं फाएं काम करो फिर देवो करेंगे, हम बता देते साहब। हमारे पास 180 है और कुछ जानबूझकर कुछ बोलने की कोशिश ना करना, है ना। अगर हमारा वीडियो बिगड़ा तो फिर देवो करूंगा, तुमको बता देता हूँ। 180 में से 64 घटा दो, 116 रुपए हमारे पास बच जाएंगे। यानी ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? हाँ बोलो, ये पूरा वाला कोण कितना हो जाएगा? 100 अंश। ठीक है, अभी बात नहीं करोगे, सिर्फ समझोगे। जितना बोलेंगे उतना बोलोगे, जितना नहीं बोलेंगे उतना फिर भी नहीं बोलोगे। मतलब जितना हम कमांड देंगे उतना तुम लोग समझोगे। यहां देखो 116 अंश कितना? 116 अंश। अब 116 तो ये भी 116 का समद्विभाजित करेगा। हाँ बोलो, तो 116 का आधा कितना? 116। सर जी कब पूछ दिए? 116 का आधा हो तो अबे 2 का भाग लगाओ, 116 का आधा करो, 2 पंचे 2 अट्ठे, तो ये भी 58 और ये भी। अब कब पूछता है? एक्स वाई और एक्स वाई और तो एक्स वाई और क्यू में यानी 64 और 58 को जोड़ दिए तो हमको ना मिल जाएगा एक्स वाई और क्यू। तो कर दे थोड़ी, अभी तो ऐसे ही था। अब देखो लगाने वाला सिस्टम है, ध्यान से देखना। ठीक है, 2 पार्ट में लगाएंगे, छोटा छोटा जगह रहता है हमारे पास। हाँ इतना है ज्यादा से, अब बात नहीं करोगे लेकिन है फिर खिसक जला ले। अब क्या? देखो हम बोलना नहीं जानते हैं कि रैखिक युग्म का कोण 180 अंश होता है। तो कराए देते, यहां देखो मारे फिर कूटेंगे फिर कौन कौन सा? एक्स वाई जेड और जेड वाई पी। तो एक्स वाई जेड और जेड वाई बराबर 180। तो ये कितना है बताओ? एक्स वाई जेड कितना है? 64 और कोण जेड वाई 180। तो कोण जेड वाई पी बराबर कितना मिलेगा? 180 माइनस 64। ठीक है, ठीक है। अब वहां ना देखना है, अच्छे से बैठ जाओ ना। जेड वाई पी घटेगा तो कितना आएगा? 116 अंश। तो हमको जेड वाई पी मिल गया। अब यहां देखो है, अब जेड वाई। तो अब क्या करेंगे? अब देखो वाई क्यू समद्विभाजक है,